8 अगस्त 2024 को रात 2 बजे के आसपास आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 4 डॉक्टर्स हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में खाना खाने के लिए जाते हैं। खाने के बाद बाकी के 3 डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं, जबकि 31 साल की फीमेल डॉक्टर अपनी 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद सेमिनार हॉल में ही आराम करने के लिए रुक जाती है। अगली सुबह 7:30 बजे जब उस फीमेल डॉक्टर के दोस्त सेमिनार हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि उनकी दोस्त हाफ नेकेड पोडियम के पास पड़ी हुई और उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे जख्मों के निशान। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और उस फीमेल डॉक्टर के घर वालों को कॉल की जाती है और बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली। ये सुनते ही डॉक्टर के घर वाले फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर 3 घंटे तक उनकी बेटी की डेड बॉडी को देखने तक नहीं दिया जाता। लगभग 3 घंटे बाद उस डॉक्टर के फादर को उनकी बेटी की डेड बॉडी को देखने दिया गया, जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी बेटी की डेड बॉडी हाफ नेकेड है। उसके मुंह और आंखों पर खून जमा हुआ, जबकि उसके बाजू और टांगों पर भी बहुत सारे जख्मों के निशान। इस सबसे साफ जाहिर था कि पुलिस जिसे सुसाइड बोल रही थी वो कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। इस बात की खबर जब बाकी डॉक्टर्स को होती है तो वो एक रैली की सूरत में सड़कों पर निकल आते हैं, जिससे कोलकाता पुलिस पर इस केस का प्रेशर बढ़ता है और बिलाखिर कोलकाता पुलिस इसे रेप और मर्डर के केस के तौर पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है और इस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम के मुताबिक मर्डर से पहले उसका बुरी तरीके से रेप किया गया, जिससे उसकी पेल्विक बोन तक टूट गई, जिसके बाद उस लड़की का बड़ी ही बेरहमी से गला दबा के मार दिया, जिससे उसकी कॉलर बोन तक टूट चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, जिसमें 4 से 5 हॉस्पिटल स्टाफ के लोग सेमिनार हॉल के आसपास दिखाई देते हैं, जबकि एविडेंस के तौर पर पुलिस को सेमिनार हॉल के पास से एक ब्लूटूथ हेडफोन मिलता है। पुलिस फ़ौरन से उन हॉस्पिटल स्टाफ को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, लेकिन उन्हें इससे कोई ख़ास लीड नहीं मिलता। फिर पुलिस सीसीटीवी में दिखने वाले 5वें सस्पेक्ट संजय रॉय की तलाश शुरू करती है। पुलिस फ़ौरन से संजय रॉय को इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ कर लाती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले गए ब्लूटूथ हेडफोन्स को संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और हैरत अंगेज तौर पर वो हेडफोन संजय के मोबाइल से कनेक्ट भी हो जाते हैं। कोलकाता पुलिस का कहना है कि संजय रॉय ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात का इतराफ़ तक कर लिया है कि उसी ने उस फीमेल डॉक्टर का रेप और मर्डर किया है और एविडेंस के तौर पर उन्हें संजय की बॉडी पर काफ़ी सारे इंजरी मार्क्स भी मिले हैं। रिसोर्सेज से ये भी पता चला कि संजय रॉय के खिलाफ पहले ही औरतों को हैरास करने की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ चुकी थी, जिन्हें कोलकाता पुलिस की तरफ से कभी सीरियस ही नहीं लिया गया। संजय रॉय की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसने 4 शादियां की, जिसमें से उसकी 3 बीवियां उसकी इसी वायलेंट बिहेवियर की वजह से छोड़कर उसे जा चुकी, जबकि उसकी चौथी बीवी की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। इस सारे केस में लोगों का गुस्सा आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी निकलता है और वो उन्हें उनकी पोस्ट से हटने का मुतालबा करते हैं। पहले तो संदीप घोष रिज़ाइन करने से इनकार कर देते हैं और उल्टा ये स्टेटमेंट देते हैं कि उस फीमेल डॉक्टर को सेमिनार हॉल में अकेले जाना ही नहीं चाहिए। इस स्टेटमेंट से तो उस आदमी की मेंटेलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ संदीप घोष नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रेप केसेस पर कल्प्रिट को नहीं बल्कि विक्टिम को ब्लेम करते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है, तो बिलाखिर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष को रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन रेजिग्नेशन के सिर्फ 8 घंटों बाद ही उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। संदीप घोष की कोलकाता नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र के फैसले पर हाई कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि संदीप घोष कोलकाता नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के तौर पर काम नहीं कर सकते और हाई कोर्ट इस केस को कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप देती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर कोलकाता पुलिस ने पहले ही इस केस के कल्प्रिट संजय रॉय को पकड़ लिया है, तो अब इस केस को सीबीआई को देने की ज़रूरत क्यों पेश आई?
देखा जाए तो इस केस में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि कोलकाता पुलिस केस को सही तरह से इन्वेस्टिगेट करने में नाकाम रही। पहला लूप होल ये कि आखिर विक्टिम के घर वालों को ये क्यों कहा गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड की, जबकि ये साफ साफ रेप और मर्डर का केस। दूसरा लूप होल ये कि आखिर विक्टिम के घर वालों को क्यों 3 घंटे तक अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखने नहीं दिया और आखिर क्यों उन्हें बार बार मिसलीड किया। तीसरा लूप होल ये कि पोस्टमार्टम के मुताबिक विक्टिम का जिस तरीके से ब्रूटली रेप और मर्डर किया गया बिल्कुल भी एक आदमी का काम नहीं। इस बारे में सीके बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर राजा धार का कहना था कि सारी रिपोर्ट्स और डिटेल के मुताबिक इस केस में एक से ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अभी तक किसी भी और कल्प्रिट को पकड़ा नहीं जा सका है। इस केस में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर्स की रैली पर 15 अगस्त की रात को हमला किया जाता है। हमला करने वाले लोग एक ग्रुप की सूरत में ट्रकों में बैठकर आते हैं और आरजीकर हॉस्पिटल के पास रैली पर हल्ला बोल देते हैं। वो लोग हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ भी करते हैं। ये लोग कौन थे और इन्हें किसने भेजा था ये कोई नहीं जानता, पर कुछ डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये लोग इस केस में मौजूद बाकी कल्प्रिट्स को बचाने के लिए एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए। सोचने की बात ये है कि आखिर क्यों अब तक हमारा लॉ विक्टिम को इंसाफ दिलाने से ज़्यादा कल्प्रिट को बचाने में लगा। अब देखा जाए तो ये आखिरी बार नहीं है कि किसी डॉक्टर को उसकी वर्किंग प्लेस पर सेक्सुअली एब्यूज़ किया गया। 1973 अरुणा शानबाग मुंबई हॉस्पिटल में एक नर्स जिसे रेप करने के बाद जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह उसे बचा तो लिया गया, लेकिन सीवियर ब्रेन इंजरी की वजह से वो 41 साल तक पैरालाइज्ड हुई और बिलाखिर 2015 में उनकी मौत हो गई। वंदना दास 23 साल की मेडिकल इंटर्न जिसे 2023 में हॉस्पिटल में मौजूद नशे में धुत एक पेशेंट ने एक के बाद एक कैंची के वार से जान से मार डाला। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इन दोनों केसेस में एक्यूज के पकड़े जाने के बाद भी उन्हें सज़ा नहीं दी गई। आखिर क्यों हमारा लॉ ऐसा है कि यहाँ कल्प्रिट से ज़्यादा विक्टिम को सहना पड़ता है? और इसकी वजह शायद हम खुद हैं, क्योंकि आए रोज़ ऐसे इतने केसेस देखने को मिले हैं जिसमें हम 2 दिन तो खूब बोलते हैं और गवर्नमेंट को कोसते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही हमारा वो गुस्सा कहीं गायब हो जाता है और फिर हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस केस में मुजरिम को सज़ा हुई है या नहीं। और ये शायद इसलिए है कि हम एज अ नेशन फेल हो चुके हैं कि किसी दूसरे के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के दर्द को महसूस कर सकें। और जब तक हम एक दूसरे के साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती पर चुप रहेंगे और अपने हकूक़ के लिए गवर्नमेंट से सवाल नहीं करेंगे, तब तक शायद ये सब होता रहेगा। इस केस में अभी बहुत सारे खुलासे होना बाकी हैं, जिसे मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करूँगी। बाकी तुम्हारी इस केस के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।